हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हम कहेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन पढ़ रहे हो तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 58। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे इसका एस्टैब्लिशमेंट जो कि किया गया है बाय द ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। तो ये जो एक्ट है इसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, और यही एक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है दो बॉडीज को क्रिएट करने के लिए। एक तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो काम करता है यहाँ पे नेशनल लेवल पे, और हमने दूसरा देखा था, अब जो हम देख रहे हैं वो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और ये काम करता है स्टेट लेवल पे। ऑलराइट, तो ये पता होना चाहिए कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट which is called as protection of human rights act of 1993 and not directly because of the constitution. is this clear? all right, अब यहाँ पे और एक पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू सेट अप द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जब हम लाइन पढ़ते हैं, आप बुक में भी अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है अकॉर्डिंगली अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मे बी, ओके, दे मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टेट है यहाँ पे तो उनके ऊपर कंपलसरी नहीं होता है कि हर एक स्टेट में यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को बनाना ही है। तो ये वाला ऑप्शन स्टेट्स के लिए होता है ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है ह्यूमन राइट्स को, और ह्यूमन राइट्स के अगर कहीं पे वायलेशन हो रहे हैं क्या वो देखता है। तो लेट्स से हमने देखा था कि यहाँ पे लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, राइट। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऐसे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं और वो रिलेट करते हैं इन दो स्टेट लिस्ट से। तो दीज लिस्ट्स आर द, यू नो दैट, 7th शेड्यूल का ये पार्ट है हमारे संविधान में, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन नॉट डील विद द यूनियन लिस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स दिए गए होंगे वहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम नहीं करेगा, उनका जो दायरा है वो यहाँ पे ही चलेगा। अब यहाँ पे ओवरलैप होता है जब हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं और इसके साथ जो बाकी के कमीशंस हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ बहुत बार यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है। अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसके साथ कोई एक बाकी का लेट्स से एक स्टैच्यूटरी कमीशन है, ओके। अब बहुत बार ये हो सकता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन तो यहाँ पे काम कर रहा है, राइट, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब ऐसा कोई एक मैटर आ चुका है जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर कोई अदर स्टैच्यूटरी कमीशन ऑलरेडी उस केस को हैंडल कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम नहीं करेगा, इट विल नॉट इन्वेस्टिगेट द सेम केस। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें अवॉइड करना है ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। तो रूल बहुत सिंपल है, कोई एक केस है, अगर उस केस को कोई एक पर्टिकुलर कमीशन देख रहा है तो वही देखेगा, बाकी का कमीशन यहाँ पे आके काम नहीं करेंगे, ओके। अब जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अलाउ कर देती है तो यूनियन टेरिटरीज का भी काम देखती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? जैसे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की, तो यहाँ पे ये चीज़
अलाउ नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो बोलेंगे अरे अरे यहाँ पे जो हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, आप यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे प्लीज़ आप काम कीजिए। लेकिन ये चीज़ यहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज पे नहीं लागू होगी। इसके साथ यहाँ पे एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस यहाँ पे आता है हमारे दिल्ली का। दिल्ली के स्पेशल केस में ये होता है कि अगर कोई ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड मैटर है, ये हैंडल सिर्फ और सिर्फ किया जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम नहीं करता है। सो दिल्ली इज अ स्पेशल यूनियन टेरिटरी केस। ये समझ में आया है आपको? ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिशमेंट हमने देख लिया, ऑप्शनल देख लिया कि स्टेट अगर चाहे तो मे बी दे कॉन्स्टिट्यूटेड, इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। एक्सक्लूजन देख लिया है, नो इंक्वायरी इफ द केस इज बिफोर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और एनी अदर द स्टैट्यूटरी कमीशन। आपने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की टेरिटरी को एक्सक्लूड कर दिया है। हमारी यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे स्पेशल केस है जो हैंडल किया जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं देखता है। यहाँ पे अगर सेंटर चाहे तो जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूनियन टेरिटरी के फंक्शंस को भी देखता है। हमने ज्यूरिसडिक्शन देख लिया है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में ही हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम करेगा। और अगर यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर वहाँ पे उस तरह से काम चले। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है? ऑलराइट, अब हम कंपोजिशन देख लेते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कैसा है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके साथ साथ ही फंक्शंस को भी समझेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है यहाँ पे। तो मल्टी मेंबर बॉडी में यहाँ पे आपको एक चेयरपर्सन दिख जाते हैं और 2 और मेंबर्स होते हैं। ऑलराइट, अब जब चेयरपर्सन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो अब अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा तो रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 2019 में अमेंडमेंट भी आया है, तो वो हम अभी फ्यूचर में देखेंगे, लेक्चर जैसे प्रोसीड करेगा। ओके, अब यहाँ पे चेयरपर्सन हमने देख लिए और 2 एडिशनल मेंबर्स देख लिए। चेयरपर्सन में जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या फिर रिटायर्ड जज रहेंगे हाई कोर्ट के। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना लेकिन, कि अगर कोई सिटिंग जज है तो सिटिंग जज कैन नॉट बी द चेयरपर्सन। ओके, सो सिटिंग जज कैन नॉट बी द चेयरपर्सन ओवर हियर। सेकंड पॉइंट, अगर 2 मेंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन में फर्स्ट या तो यहाँ पे सर्विंग या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज रहे, या फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को भी रख सकते हो जिनके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। और अगर जो बाकी के एक मेंबर है वहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल रहेंगे जिनके पास नॉलेज है या फिर प्रैक्टिस है ह्यूमन राइट्स में, तो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट इज ओवर हियर। यहाँ पे बस ये सिंपल कंपोजिशन होता है। ऐसी डायग्राम आप पेपर में भी बना सकते हो। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बोलूँ तो मेंबर्स यहाँ पे मिक्स है, एक तो जुडिशियरी से और दूसरी जो है वो है ह्यूमन राइट एक्सपर्टीज। ओके, अब इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ये की जाती है गवर्नर के द्वारा। ऑलराइट, और गवर्नर यहाँ पे चेयरपर्सन को और मेंबर्स को दोनों को भी अपॉइंट करता है। यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है। सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब यहाँ पे गवर्नर अपनी मन मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए इनको रिकमेंडेशन लेना होगा कमिटी के द्वारा, और ये जो कमिटी है ये हेड की जाती है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के द्वारा। समझ में आया? और जब मैं इस कमिटी के बारे में बात करती हूँ तब यहाँ पे भी इनका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने बताया इट इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, तो एक तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो गए उस कमिटी में, दूसरे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट्स होती है, राइट। तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ के जो होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस जो उस पर्टिकुलर स्टेट के यहाँ पे होम मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे मेंबर होते हैं इस कमिटी में।
यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाया जाता है और ये सब मिलके यहाँ पे कमिटी बनाते हैं और इस कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही हमारे गवर्नर काम करते हैं. सो गवर्नर एक्ट्स ओनली ऑन द रिकमेंडेशन एंड नॉट इंडिपेंडेंटली. ये है इसका मॉरल. अब मैंने कहा आपको किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, हर एक स्टेट में तो नहीं होती है. तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है तो वहाँ के चेयरपर्सन यहाँ पे होंगे और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे. तो अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती रहेगी. ओके. अब सिंपल टर्म्स में अगर बताओ तो लेट्स से इफ अ पर्सन इज अ करंटली सर्विंग जज. ओके, सर्विंग जज बोलिए या फिर सिटिंग जज बोल लीजिए. तो अगर ये इंडिविजुअल करंटली सर्विंग जज है तो यहाँ पे आपको कंसल्टेशन लेना होता है. कंसल्टेशन किसका ले रहे हो आप? चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट का. और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन यहाँ पे मैंडेटरी होता है. तो दिस प्रोटेक्ट्स द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. समझ में आया? तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना. अब टेन्योर की अगर बात करूँ तो टेन्योर यहाँ पे 3 साल का होता है या फिर लेट्स से दैट इंडिविजुअल इज 70 ईयर्स ओल्ड, विच एवर कम्स फर्स्ट. So this is the eligibility criteria over here. अब यहाँ पे इनका रीअपॉइंटमेंट अलाउ किया गया है, लेकिन लेट्स से कि इनको ये काम दिया गया था तो अब इनका टेन्योर खत्म हो गया है, 3 साल इनके कंप्लीट हो गए हैं. तो आफ्टर लिविंग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये इंडिविजुअल चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, इनको कोई जॉब नहीं मिलेगी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये प्रोविजन हम क्यों लाए हैं? ये प्रोविजन हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करें, इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन करें. अब यहाँ पे हमने ऊपर पॉइंट देखा था कि चेयरपर्सन की और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हमने गवर्नर के द्वारा की थी, लेकिन जब हम इन्हें रिमूव करेंगे तब यहाँ पे प्रेसिडेंट को ही रिमूव करने का अधिकार होगा. तो गवर्नर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं लेकिन रिमूव्ड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट. यहाँ पे ये पॉइंट में गलती नहीं करनी है आपको. तो गवर्नर के पास कोई रिमूवल पावर यहाँ पे नहीं होती है. अब आप बोलोगे मैम इन्हें रिमूव क्यों किया जा रहा है? बहुत ही सिंपल रीजंस है. एक तो ये इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में पाए गए हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके थे, या फिर ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है यहाँ पे ये काम करते टाइम पे एक और जॉब कर रहे थे, इनका एम्प्लॉयमेंट चल रहा था ड्यूरिंग हिज और हर टर्म, तो तब भी इन्हें निकाला जा सकता है पेड जॉब की वजह से. या फिर ये फिजिकली या मेंटली अनफिट है, अनसाउंड माइंड के हैं. ये जो अनसाउंड माइंड होता है ना, ये हमारे कोर्ट बताते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड के हैं. या फिर इनको इम्प्रिजनमेंट हो गया है, कन्विक्शन हो चुका है, इनको जेल में डाल दिया गया है. अब ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर दिखते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन्हें निकाल देंगे ड्यूटी से. अब रिमूवल हो गया. अब इसके अलावा यहाँ पे मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ऊपर भी इन्हें निकाला जा सकता है, पर यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ी सी स्पेशल होती है. अगर प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पे रेफर करते हैं मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर इंक्वायरी करते हैं. इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंफर्म करते हैं चार्जेस को, और जैसे ही चार्जेस कंफर्म हो जाते हैं तब इन्हें इन इंडिविजुअल को निकाला जाता है. तो प्रेसिडेंट इन्हें निकाल देंगे. सेम प्रोसेस यहाँ पे हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर के टर्म में भी दिखती है. सेम कंडीशन है यहाँ पे. अगर नहीं तो फिर चीज़ें होगी ही नहीं. अब यहाँ पे फिर सर्विस की कंडीशन या फिर सैलरी कंडीशंस आ जाती है. सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. और यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे ही आप चेयरपर्सन को या फिर मेंबर को एक बार अपॉइंट कर लेते हो तो उनकी अपॉइंटमेंट के बाद आप उनकी कंडीशंस को ख़राब नहीं कर सकते हो या फिर रिड्यूस और वर्सन नहीं कर सकते हो. आप किसी तरह से एडवांटेज नहीं ले सकते हो उनका आफ्टर द अपॉइंटमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का? ऑब्जेक्टिव बस यही है कि हमें इनकी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल फंक्शनिंग को इंश्योर करना है. ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के
फंक्शंस क्या है, और जैसे ही हम फंक्शंस देखेंगे उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझेंगे। अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन्वेस्टिगेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को, राइट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्वायरी इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई अगर फेल्योर या फिर निग्लिजेंस हुआ है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। देखिए यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स आर ह्यूमंस, हो सकता है कि इनके वजह से ही इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे नेग्लिजेंस देखा गया हो। अगर ये चाहे तो केस को हैंडल कर सकते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब कि इन्होंने खुद से ही, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने खुद से ही अपने आप से ही इनिशिएटिव लिया है, या फिर यहाँ पे पेटिशन हुई है। पेटिशन मतलब ये कि किसी एक इंडिविजुअल ने कंप्लेंट यहाँ पे जारी की है, या फिर कोर्ट ऑर्डर्स, जैसे कि कोर्ट खुद से ही डायरेक्शंस देंगे, तो इस तरह से भी यहाँ पे केस हैंडलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना आप कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ परमिशन इन ऑर्डर टू एक्ट। ओके, अब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के केसेस अगर ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंटरवीन कर सकते हैं। इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ? टेकिंग पार्ट इन द केस। ओनली व्हेन ह्यूमन राइट्स आर इन्वॉल्व्ड देन ओनली दे विल डू दिस। नेक्स्ट बात आती है जेल डिटेंशन सेंटर की विजिट्स की। यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जेल में जो जेल के सेंटर्स होते हैं, जेल होती है जहाँ पे डिटेंशन दिया जाता है, वहाँ पे विजिट करते हैं। ये चेक करते हैं कि जेल में जो इनमेट्स है वहाँ पे इनकी लिविंग कंडीशंस कैसी है, प्रिजनर्स की लिविंग कंडीशंस कैसी है, क्योंकि वो भी ह्यूमंस है, राइट। और यहाँ पे रिकमेंडेशंस की अगर ज़रूरत हो तो रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। फोकस यही है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट ठीक से हो, ठीक है। इनकी जो पनिशमेंट है वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये इनह्यूमन ना रहे। इसके साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एग्जामिन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स या फिर लीगल सेफगार्ड्स। इसका पर्पस वही है कि हमें प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टडी करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है ये लोगों तक हो सकता है किसी कारण की वजह से ना पहुंच रहे हो। अभी ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? जैसे कि लेट्स से टेररिज्म। अगर टेररिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो एक इंडिविजुअल अपने ह्यूमन राइट्स को कैसे यहाँ पे एक्सेस करेगा, मुझे बताइए। तो इस तरह के काम भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये करेक्टिव या फिर रेमेडियल स्टेप्स भी देते हैं जिससे कि ऑब्स्टेकल को हम यहाँ से रिमूव कर सके। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अगर चाहे तो यहाँ पे रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं और एनकरेज कर सकते हैं बाकी लोगों को रिसर्च करने के लिए। एरिया सेम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ही होता है। ये समझ में आया है आपको? इसके साथ साथ हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि उनके जो प्रोटेक्शन या फिर सेफगार्ड्स जो उनको अवेलेबल है ह्यूमन राइट्स के केस में वो क्या है। तो यहाँ पे लोगों को जानकारी देना, इनको अवेयर करना भी ज़रूरी होता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे एनजीओज़ को। ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ एनजीओज इन्वॉल्व होते हैं काम करने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पे इनको सपोर्ट करेंगे और एनकरेज करेंगे। और जो बाकी की अगर रेसिड्यूरी पावर है लेट्स से, तो जो बची कुछ पावर है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे बाकी के काम भी कर सकते हैं। अगर इन्हें लगता है कि ह्यूमन राइट्स को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे नेसेसरी है प्रमोट करना, तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहते हैं और रेसिड्यूरी फंक्शंस को भी निभाते हैं। अच्छी बात है। ऑलराइट, अब हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पावर्स और लिमिटेशंस देखते हैं और इसके साथ साथ इनकी वर्किंग कैसे हो रही है ये भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है पावर टू रेगुलेट द प्रोसीजर। मतलब ये हुआ कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डिसाइड कर सकते हैं कि इनके खुद के वर्किंग रूल और प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। सो रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रोल नहीं किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब हम डे टू डे
फंक्शनिंग की बात करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट करते हैं एज अ सिविल कोर्ट। इनके पास सिविल कोर्ट की जैसी पावर होती है, मतलब कि अगर इनकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो इसका एक जुडिशियल नेचर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर यहाँ पे नहीं दिखता है। तो इससे क्या होता है, इससे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें सीरियसनेस आ जाएगी और अथॉरिटी दिखेगी। समझ में आया? जब ये इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे तब लोगों को पता रहेगा कि नहीं, इनके पास अथॉरिटी है इनकी। तो ये सिविल कोर्ट के पावर्स की सिमिलैरिटी से आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। फिर बात आती है यहाँ पे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अगर चाहे तो रिपोर्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं अगर किसी केस में ज़रूरत हो तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट गवर्नमेंट से भी बुलवाई जा सकती है, या फिर जो अथॉरिटीज़ होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली, इनसे भी बुलाई जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैन सीक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। ये समझ में आया आपको पॉइंट? ओके। फिर इंक्वायरी टाइम का लिमिट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे ओल्ड केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम लिमिट इनका 1 साल का दिया हुआ है। जब हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं, अच्छा ये जो 1 ईयर का पीरियड है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वायलेशन। लेट्स से कि आज ही के आज यहाँ पे एक वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, तो आज से 1 साल तक यहाँ पे इंक्वायरी का टाइम इनका चलेगा। ये समझ में आया है आपको? तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इन्वेस्टिगेट ओनली फ्रेश केसेस विद इन 1 ईयर। ऑलराइट, अब यहाँ पे रिकमेंडेटरी पावर भी इनको दी गई है, जैसे कि अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को लगता है तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कंपेंसेशन टू द विक्टिम, पर ये डायरेक्टली पे नहीं करते हैं कंपेंसेशन, बस रिकमेंडेशन देते हैं। इसके साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन नॉट पनिश और अवॉर्ड द रिलीफ। ओके, तो अगर प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो प्रोसिक्यूशन को बस सजेस्ट करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है किसी के अगेंस्ट तो बस उसे सजेस्ट करेंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे गिल्टी पब्लिक सर्वेंट भी हो ना, तो उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन को यहाँ पे रिकमेंड किया जा सकता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन रिकमेंड कर सकते हैं टेम्पररी या फिर इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम। तो ये नॉन बाइंडिंग होता है, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अगर चाहे तो मूव कर सकते हैं टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और द स्टेट हाई कोर्ट्स, अगर इन्हें लगता है तो ही। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए जिससे कि लेट्स से डायरेक्शन ठीक से मिल सके, या फिर ऑर्डर्स के लिए, या फिर रीड्स के लिए। तो ये भी चीज़ इनके हाथों में होती है। अगर नेचर की बात करूँ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की पावर की, तो ये मैंने आपको बताया कि इट इज़ मेनली रिकमेंडेटरी, तो रिकमेंडेशन देते हैं, फाइनल डिसीजंस नहीं लेते हैं ये लोग। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किसी को पनिश भी नहीं कर सकते हैं, और ये दे कैन नॉट डायरेक्टली गिव कंपेंसेशन और रिलीफ, ये हमने ऊपर देखा था। बाइंडिंग का पॉइंट हमने पहले ही देख लिया है। और यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सबमिट करते हैं कुछ रिपोर्ट्स को। यहाँ पे गवर्नमेंट रिपोर्टिंग होती है, गवर्नमेंट मस्ट रिपोर्ट द एक्शन टेकन विद इन द 1 मंथ टू दैट ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके साथ साथ रिपोर्ट सबमिशन की जब बात आती है तो यहाँ पे एनुअल के साथ साथ स्पेशल रिपोर्ट्स भी सबमिट की जाती है टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इसे पेश किया जाएगा। जो लेजिस्लेचर होते हैं इनको इसके साथ ही जब इन्हें ये चीज़ मिलती है, रिपोर्ट्स मिलती है, तब इन्हें जो एक्शंस इसके ऊपर लिए गए हैं उसकी भी रिपोर्टिंग की जाती है। और लेट्स से कि कुछ रिकमेंडेशंस रिजेक्ट किए गए हैं इस केस में, तो ये रिजेक्ट क्यों किए गए हैं ये भी बताते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, अब ये तो हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स के कोर्ट्स के बारे में। अब हमने पहले एक्ट पढ़ा अभी ऊपर, जिसे हमने कहा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, और ये 1993 का एक्ट है। तो इसने और एक बात की है, दिस एक्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ह्यूमन राइट्स कोर्ट, और ये जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट कोर्ट्स टू बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। अब इसका पर्पस क्या है, आपने ये क्यों किया है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें फास्ट और स्पीडी ट्रायल चाहिए जब अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है
तो अब अगर अथॉरिटी की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करते हैं ह्यूमन राइट के कोर्ट्स को। और एक बात याद रखना आप यहाँ पे कि जो अप्रूवल होता है, यहाँ पे आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। कॉन्करेंस मतलब क्या? इसका मतलब हुआ अप्रूवल। किसका अप्रूवल? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। इसे कैसे याद रखोगे? देखो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देख रहे हैं हम, हर एक स्टेट में है ये, उस स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा कि हाई कोर्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट करेगा। ऐसे लॉजिकली याद रखो। तो अप्रूवल और द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर दीज थिंग्स। अंडरस्टूड? तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अलोन, अपने मर्जी से अकेले काम ये नहीं करेंगे। ओके, अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए, देखो यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है यहाँ पे। तो फॉर ईच ह्यूमन राइट कोर्ट, हर एक ह्यूमन राइट के कोर्ट में आप यहाँ पे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रख रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं या फिर डेजिग्नेट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ऑलराइट, और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये रेगुलर प्रोसिक्यूटर के जैसे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कम से कम इनका अगर क्वालिफिकेशन देखें तो 7 साल का मिनिमम इन्होंने ये एडवोकेट होनी चाहिए या फिर इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 7 साल की। और ऐसे ही एडवोकेट यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जैसे काम करते हैं, रेगुलर प्रोसिक्यूटर से अलग है ये। इनका जॉब बहुत ही सिंपल है, ये कंडक्ट करेंगे और आर्ग्यू करेंगे केसेस बिफोर द ह्यूमन राइट्स कोर्ट। दैट इज द वर्क ऑफ द प्रोसिक्यूटर जो यहाँ पे दिया गया है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था 2019 में, वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो ये बात करता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 19 जो हमने ऊपर देखा था, उसमें अमेंडमेंट आया है 2019 में। अब ये अमेंडमेंट क्या है वो देख लेते हैं। ओके, इसे मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आपको और इजी चीज़ें हो जाए। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब आपको एलिजिबिलिटी पता है क्या, याद है पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते थे। राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अमेंडमेंट के बाद फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज भी एलिजिबल हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रहेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एलिजिबिलिटी को यहाँ पे एक्सपांड कर दिया है थ्रू द अमेंडमेंट विच वॉज इन 2019। इसके साथ साथ अगर मेंबर्स की बात करूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो अगर जिनके पास ह्यूमन राइट का नॉलेज है और एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे काम करते हैं। अब इसे 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया है। सो एटलीस्ट 1, और इसके साथ साथ यहाँ पे एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमन। तो ये 2 कंडीशंस यहाँ पे आपने ऐड की है 2019 के अमेंडमेंट में। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स में। तो यहाँ पे आपने 3 और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को ऐड किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। जैसे कि चेयरपर्सन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बैकवर्ड क्लासेस के। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन यहाँ पे है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज ऑल्सो ओवर हियर। तो एक चाइल्ड राइट से है, एक बैकवर्ड क्लासेस से है और एक चीफ कमिश्नर है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इनको यहाँ पे मेंबर बनाया गया है बाय द वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। अब इनका रिडक्शन हुआ है व्हेन इट कम्स टू द टीन्योर, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन प्लस मेंबर और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन प्लस मेंबर। तो ये 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया गया है। सो इट ऑल्सो मेड देम एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो ये जो रीअपॉइंटमेंट का पॉइंट है ये भी यहाँ पे अलाउ किया गया था। समझ में आया? अब पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा करते थे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया है, जब हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे हमने नेशनल ह्यूमन का देखा था, यहाँ पे हम स्टेट का देख रहे हैं, यहाँ पे नेशनल का देखा है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्लीज़। ओके, तो जब हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो पहले हमने देखा था कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब आपने यहाँ पे फॉर्मल हाई कोर्ट जज को भी एलिजिबल कर दिया है। तो इससे आपने यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी को ब्रॉडन कर दिया या फिर इंक्रीज कर दिया है। इसके साथ साथ
सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी ह्यूमन राइट फंक्शंस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा। एक्सेप्शन यहाँ पे कौन सा है? दिल्ली यूटी का। ओके, जब ह्यूमन राइट्स की कमीशन की बात आती है तब। इसके साथ साथ मतलब इसका सिंपल टर्म्स में बात अगर बताऊँ तो, अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली आपकी यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, पर ये हैंडल की जाएंगी सिर्फ और सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कुछ नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये एक्सेप्शन बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर सेक्रेटरी जनरल है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलती है और इसके साथ साथ फाइनेंशियल पावर भी मिलती है। अब एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है जब हम बात करते हैं जुडिशियल फंक्शंस की एंड पावर टू मेक द रेगुलेशंस। मतलब ये यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लूडेड पावर को इंक्लूड करूँ तो एक्सक्लूडेड पावर में यहाँ पे दो चीज़ें होगी। सबसे पहले तो जुडिशियल फंक्शंस की, और दूसरी जो रेगुलेशन मेकिंग पावर है वो यहाँ पे आ जाती है। सो रेगुलेशन मेकिंग पावर प्लस जुडिशियरी फंक्शंस, प्लस यहाँ पे जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन हैज़ ओवरऑल कंट्रोल। ऑलराइट, और अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सेक्रेटरी जो होते हैं, ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हैंडल करेंगे और फाइनेंशियल पावर को भी हैंडल करेंगे। चेयरपर्सन यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी रहेंगी। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का पॉइंट यहाँ याद रखना, ठीक है? डेलीगेशन टू द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है? इस तरह से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। एंड अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।